गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, सही है? नहीं सर, कम ही आ रही है। हमारी हाँ जी सर, एक मिनट सर, मेरे शायद एयरपोर्ट कनेक्टेड है। एक मिनट। ठीक है। हेलो। हाँ जी सर, अब सही आ रही है। हाँ, आपकी बहुत तेज आवाज आ रही है। ओके। सो हमने वहाँ उस टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीख लिया था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड वहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। यस सर, क्वेश्चन तो नहीं था, खैर जनरल एक्सप्लेनेशन लग रही थी। हाँ, अब देखिए मैं आपको एक आसान सा एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, ठीक। फाइंड C equivalent in this particular expression. मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे, इस तरह, ऐसे। ठीक, अगर सबकी वैल्यू C है, ठीक, तो इस पॉइंट को मान लीजिए A, इस पॉइंट को मान लीजिए B, तब इसके C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? एक मिनट ट्राई सर। कीजिएगा। सर इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, A टू B? हाँ, ओके सर। समझ आ रहा है सीरीज कौन, पैरेलल कौन? सर वही सोच रहा था। ओके। सर इसमें क्या कहते हैं, अगर हम A टू C देखें तो A टू C और क्या कहते हैं, मतलब जो ऊपर वाला है सर, C ऊपर वाला, A से ऊपर वाले C पे, एंड जो D है वो तो पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है। D मतलब सर जो बीच में है एकदम। अच्छा, ये वाला। जी सर, ये और ऊपर वाला सबसे पहला वो तो ठीक, हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है। है ना। अगर वो हमारा ऐसे पैरेलल कनेक्शन है तो क्या कहते हैं, ये दोनों फाइनली जाके कनेक्ट होते हैं सी से सीरीज में। इसके साथ। हाँ जी सर, इसके साथ ये लोग सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और ये टोटल जो है हमारा, जो डी था, डी और जो नीचे वाला सी है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। मतलब इसके साथ ये पैरेलल कनेक्टेड है। हाँ जी सर, पैरेलल में कनेक्टेड हुए। देखिए मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। जहां पे कनेक्टिंग वायर लगा हो तो कनेक्टिंग वायर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, तो हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। जी तो सर। देखिए मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिंग वायर कनेक्टेड है। तो जी मैं सर। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को शॉर्ट कर सकता हूँ, मतलब ये दोनों को श्रिंक करके सिंगल पॉइंट बना सकता हूँ। तो ये चीज ओके आपको सर। कुछ ऐसे दिखेगी।
ठीक, ये मेरे पास कैपेसिटर इस तरह, ये मेरे पास कैपेसिटर यहाँ पे इस तरह, ऐसे। इस पॉइंट को अगर मैं उठा के यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जी सर। एंड इसके साथ कनेक्टेड ये वाला कैपेसिटर है, ऐसा। हाँ जी सर। ठीक, अब क्या दिख रहा है आपको? ये दोनों टर्म आपस में दिख रहा है पैरेलल। ये ठीक, सर जो पैरेलल टर्म है। आएगा जी सर। उसके साथ ये टर्म हो जाएगा सीरीज में। जी ठीक, सर। फिर ऊपर में ये दोनों एक कॉम्बिनेशन डिफाइन करेगा और हाँ उसके जी साथ सर, नीचे वाला एक टर्म डिफाइन करेगा, ये ये दोनों पैरेलल आपस में में हो कैसे जाएगा। पैरेलल में हो जाएगा। जी सर। ठीक, तो इसे सॉल्व कर सकते सर वैसे हम नीचे और बीच वाले को क्यों नहीं ले रहे पैरेलल में सिर्फ वैसे? अच्छा वो भी हैं। साथ ये में वाला, पैरेलल में इसलिए? ये वाला, हाँ जी सर, मतलब हाँ इन दोनों को बेसिकली। इन दोनों को नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ ये भी तो अटैच है यहाँ पे। जी सर। ठीक, तो इसलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे। तो सिंपल लॉजिक ये कहता है कि जो भी एक्स्ट्रा वायर आपको दिख रहा है, कनेक्टिंग वायर, उसको श्रिंक कर दीजिए। आपका जो डायग्राम दिखेगा वो आपको ज़्यादा इजीली शो हो जाएगा। या इसका एक और तरीका होता है, इसमें नंबरिंग कर दीजिए अलग अलग जंक्शंस पे, एंड नंबरिंग करने के बाद जो भी सिर्फ कनेक्टिंग वायर दिखता हो उसको रिमूव आउट कर दीजिए। ठीक है, कैसे सर वो बताइए, कुछ दिखा दो। जैसे मैं इस पॉइंट की नंबरिंग करता 1, ठीक, यहाँ पे नंबरिंग करता 2, यहाँ पे नंबरिंग करता 3, यहाँ पे कर देता 4, एंड बाकी सारी चीजें तो सेम अटैच है। तो 2 और 3 मेरे पास क्या है, सिंपल कनेक्टिव वायर। तो 2 को मैं कंबाइन कर सकता हूँ 3 के साथ। ठीक, या मैं बोल सकता हूँ कि 1 और 2 इन दोनों के बीच में भी कनेक्टिव वायर है, तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर सकता हूँ। आया समझ? जी तो सर। यहाँ से हम सिंपली ये डिफाइन ये कर सकते हैं कि 1, 2 और 3 तीनों कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। बोल सकते क्या? जी सर। तो 1, 2 और 3 तीनों कॉमन पॉइंट कर देते तो ये कुछ ऐसा आपको दिखता है। यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे, एंड यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 इसका भी कॉमन पॉइंट है, एंड 4 इस कैपेसिटर का भी कॉमन पॉइंट है। तो इसलिए दोनों चीज यहाँ से 4 से कनेक्टेड होती है। तो ये होता है 4, ये जो पॉइंट होता है 1, 2, 3, एंड इसके साथ हो जाता है 8। ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। जी सर। अब देखिए 5 और 6 इसके साथ है। 4 से एक कैपेसिटर गया 6 के पास, तो 4 से एक कैपेसिटर गया 6 के पास। ठीक, एंड 6 और 5 कॉमन पॉइंट है, बोल सकते हैं कनेक्टिंग वायर से यस सर। कनेक्टेड। इसलिए 3 से देखिए, 3 से एक अनदर कैपेसिटर यहाँ पे निकल रहा है जो 5 के साथ कनेक्टेड है। तो 3 से एक कैपेसिटर निकालिए एंड जो 5 के साथ कनेक्टेड हो इस तरह, एंड वो पॉइंट बी है। आया समझ? जी सर। तो आप ऐसे भी नंबरिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं ओके विदाउट। सर। नो सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं कर आपको लिया नेक्स्ट सर। क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, एक बहुत फेमस क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर ये लिया, एक कैपेसिटर ये लिया, एक कैपेसिटर ये लिया। यहाँ पे एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक, इस पॉइंट को मान लीजिए ए, इस पॉइंट को मान लीजिए बी। तीनों की वैल्यू सी 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 है। बताइए सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? सर कनेक्टिंग वायर में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो श्रिंक करने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसे आता है श्रिंक करके। सर क्या फर्क पड़ेगा, श्रिंक करेंगे भी तो। देखिए अभी आपको कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है, सीरीज या पैरेलल? सर अभी तो सीरीज है। ये तो आंसर गलत है, ये सीरीज में नहीं है। अगर सर मैं इसको श्रिंक करता हूँ तो देखिए मेरा श्रिंक कैसे बीच वाली करिए, जो देखिए कनेक्शन जो। देखिए कैसे श्रिंक कीजिएगा। पहले इस पॉइंट को आप 1 मान लीजिए, इस पॉइंट को 2 मान लीजिए, इस पॉइंट को 3 मान लीजिए, इस पॉइंट को 4 मान लीजिए। मतलब जहां यस जहां सर। जंक्शन है वहां वहां मैंने पॉइंट मान लिया। अब देखिए किन किन वायर को मैं श्रिंक कर सकता हूँ। 1 और 3 को श्रिंक कर सकता हूँ, जी सर। तो 1 और 3 श्रिंक हो गया, एक साथ कंबाइन हो सकता है। उसी तरह मैं 2 और 4 को श्रिंक कर सकता हूँ, जी कर सर। सकता हूँ।
अब देखिए 1 से कैपेसिटर जो निकला 2 के पास गया, क्या गया है कि नहीं गया है? जी सर गया। तो 1 से एक कैपेसिटर 2 के पास गया, तो कैपेसिटर ये हो गया। 2 से एक कैपेसिटर 3 के पास गया है, जी सर। तो 2 से एक कैपेसिटर 3 के पास चला गया, ठीक। फिर उसके बाद 3 से कोई कैपेसिटर गया 4 के पास, हाँ जी सर, एक कैपेसिटर है बीच में। तो 3 से कैपेसिटर गया 4 के पास। अब आपको कैसा दिख रहा है कॉम्बिनेशन? पैरेलल। आप पहले क्या बोल रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, बट एक्चुअली में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जी सर। आया समझ? तो इस तरह लॉजिकल चीजें पूछ सकते हैं आपसे। तो मतलब सर इसको करने का तरीका ये है, 2 वायर्स बनाओ, कनेक्टिंग वायर जहाँ पे है उनके पॉइंट्स लिख लो और फिर उससे उनको सिंगल सिंगल कनेक्शन करके देख लो बीच के कैपेसिटर्स का। हाँ, मतलब जो भी कनेक्टिंग वायर है उसको रिमूव आउट कर दीजिए, ताकि जितने भी पॉइंट जो उस पर्टिकुलर वायर को कनेक्ट कर रहे हैं वो सब सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। जी सर। यहाँ तक ड्रॉ कर लिया? नहीं सर, एक मिनट पर फाइन। सर वैसे इससे तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। हम्म। सर हमारे केस स्टडी पे भी क्वेश्चंस आएंगे। केस स्टडी बहुत बेसिक चीज होती है, मैं ठीक है। सर जैसे उसमें वो तो यही आपको होता कोई, है ना, पैरा में ही आंसर दिया होता है। हाँ, कोई पैसेज दे देंगे एंड उसके बेस पे वो क्वेश्चन पूछता है। जी सर। लिख लिया? हाँ जी सर, हो गया। ओके। आपने क्लास 10th में कंसेप्ट पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज का? नहीं याद सर। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिंपली अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी मैं आपको सिर्फ उसका कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। सर व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, तो अगर मैं कैपेसिटर के लिए डिफाइन करूं तो कहता है कि आपके पास 5 कैपेसिटर अरेंज हो इस स्पेशल मैनर में। सपोज कर लीजिए कुछ ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने कहा ए, इस पॉइंट को मैंने कहा बी, ठीक। ये मेरे पास पॉइंट सी एंड ये मेरे पास पॉइंट डी, ठीक। इस तरह से। जी यहाँ तक कोई सर। डाउट? तो कहता है नो कि सर। आप इस पर्टिकुलर फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में होगा, उसके परपेंडिकुलर ये सेगमेंट शो हो रहा है ना। जी सर। तो आप क्या कीजिए, उस सेगमेंट के ऊपर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कीजिए, इस तरह। अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इनका रेशियो इक्वल आता हो, जैसे यहाँ पे ले लीजिए C1, यहाँ पे ले लीजिए C2, यहाँ पे ले लीजिए C3, यहाँ पे ले लीजिए C4 और बीच वाले टर्म को मान लीजिए C5, ठीक है। तो मैंने कहा कि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करिए। लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद अगर इनके रेशियो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल आते हैं, रेशियो आप कैसे कैसे ले सकते हैं, C1 over C3 इज इक्वल्स टू C2 over C4, ऐसे ले सकते हैं। या नहीं तो इनका रेशियो C1 over C2 इज इक्वल्स टू C3 over C4। अगर ये रेशियो इक्वल आता है तब वो ये कहता है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, वो सारे इक्वल पोटेंशियल पे लाई करते होंगे या उनका पोटेंशियल सेम होगा। आया समझ? So all the points on line of symmetry would have same potential. आया समझ? मतलब सर लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका पोटेंशियल सेम। हाँ, सो पोटेंशियल एट पॉइंट C एंड पोटेंशियल एट पॉइंट D दोनों इक्वल होगा, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जी सकता सर। है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो उसमें कोई करंट को चार्ज फ्लो करेगी? नो सर। तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्टेड। आया समझ? जी सर।
तब ये जो सर्किट अब जो बच जाता है आपके पास वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। एक मेरे पास कैपेसिटर यहाँ पे, एक मेरे पास कैपेसिटर यहाँ पे, ये मेरे पास कैपेसिटर यहाँ पे, एंड एक मेरे पास कैपेसिटर यहाँ पे। तो आपको ये कैसा दिख रहा है? C1 एंड C2 सीरीज में, C3 एंड C4 सीरीज में, एंड फिर सब आपस में पैरेलल में। बोल सकते हैं? यहाँ तक कोई डाउट? एक मिनट सर। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी इस तरह का अरेंजमेंट दिया होगा उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कीजिए, एंड ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट साइड एंड राइट साइड अगर रेशियो सेम सेम है तो जितने भी पॉइंट उस लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करते होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा, तो उसके कैपेसिटेंस को हटा दीजिए या उन सारे पॉइंट को सिंगल पॉइंट से कंबाइन कर दीजिए। समझ गया सर, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि उसके बीच में तो है ही नहीं कोई चार्ज। हाँ, देख लिया यहाँ तक? एक मिनट सर। इस कंसेप्ट को हम प्रूव करना सीखेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है? जी सर। तो वैसे एक चीज पूछनी थी पूछिए। सर। हमारा 7th मंथ स्टार्ट हो गया तो लाइक 3-4 महीने हो गए हमें शायद करते हुए। तो किस चीज के अभी लिए? हमारा फिजिक्स पढ़ते हुए। मेरे साथ? नहीं सर, आपके साथ नहीं, इन जनरल। अच्छा अच्छा, मतलब ये आपके स्कूल में? स्कूल में भी सर और यहाँ पे भी, और अच्छा हाँ। मतलब अभी तक सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए हैं फिजिक्स के, and इतना सिलेबस है तो कैसे होगा? नहीं नहीं, आप मतलब पहले आपने बहुत कम कम पढ़ा है इसीलिए, ठीक है? शुरू में सिर्फ 5 चैप्टर जो है 12th में वो बहुत लेंदी लेंदी है, और जो उसमें जो 3 चैप्टर हैं शुरू के वो बहुत लेंदी है, ठीक है? बात के सारे चैप्टर आपको सिर्फ 3-3 क्लास 4-4 क्लास में खत्म होते जाएंगे, आया समझ? ये 2-2 क्लास में भी वो सब छोटे तो छोटे सर हम चैप्टर। वो वाले चैप्टर्स पहले क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो आपका पूरा सिलेबस है, जो बेस है, वो इन्हीं 3 चैप्टर पे बेस्ड है पूरा कॉन्सेप्ट, ओके सर, इसीलिए इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। समझ गया सर। शुरू के जितना 5 चैप्टर पढ़ने में टाइम लगता है ना, उतना पूरी बुक पढ़ने में टाइम नहीं लगता बाकी के 10 चैप्टर। जी सर। ओके, तो नोट सर डाउन कर हमारा लिया? अक्टूबर अक्टूबर तक हो जाएगा हमारा वैसे? अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ, जी सर। और अक्टूबर नहीं तो मिड नवंबर तक तो पूरा खत्म करा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? सर थोड़ा जल्दी करा दो अगर अक्टूबर तक करा सकते हो, क्योंकि मेरे फादर ना थोड़े इम्पेशेंट हैं इस मामले में। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा उन पक्का। हाँ सर, क्योंकि उनको चाहिए होता है ना कि फटाफट खत्म, मतलब अच्छे से खत्म हो जाए और टाइम पे हो जाए, क्योंकि फिर मेंस की भी तैयारी करनी है और वो सब। हम्म। वो यही कह रहे थे कि सीबीएसई तो तेरा हो जाना चाहिए था अभी तक, तो मैंने उनको कहा था कि अक्टूबर एंड तक हो जाएगा हमारा। लिख लिया यहाँ तक आपने? जी सर, लिख लिया। ओके, मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, आप कोशिश कीजिए इस कंसेप्ट के बेस पे सॉल्व करने की। आपको दे रखा कैपेसिटर इस तरह, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ए एंड बी के बीच में? सी इक्विवेलेंट, सबकी वैल्यू सी 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 दे रखी है। जी सर। सॉल्व हुआ? सर इसमें क्या कहते हैं, ये इसकी इक्वल हो गया, ये इसकी इक्वल हो गया, तो स्ट्रेट लाइन हो गई।
सर ये तो वैसे क्या कहते हैं, 2/c नहीं हो जाएगा, मतलब c/2? टोटल हाँ नहीं, c/2 नहीं आएगा, c/3 आएगा आई थिंक आंसर। सर, देखिए जो मैं उसमें क्या कहते हैं, जो नीचे वाले बीच वाले हैं चार, ये वाले इसका इसका अगर हम देखें बीच वाले चारों का, हम्म तो इसमें हमारा c1 इक्वल टू c3, c2 इक्वल टू c4 आ गया। मैंने क्या कहा था, फ्लो ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, फ्लो ऑफ करंट के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मतलब सर ऊपर वाला और नीचे वाला? यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए वीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। वैसे वीटस्टोन ब्रिज अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। देखिए इसको हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं इस चीज को, जैसे मेरे पास ये कनेक्शन यहाँ पे है, ठीक, इसको उठा के मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूं, कनेक्शन यहाँ पे है तो इसको उठा के मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूं, सेम यहाँ जी पे है तो इसको उठा के यहाँ से कनेक्ट कर दूं, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर को हम श्रिंक कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर। अब आपको यहाँ से क्या दिखता होगा, पॉइंट ए, वहां से एक कैपेसिटर दिखता होगा बाहर की तरफ, सर ठीक है। इससे ये दिखता है कि 3 ऊपर वाले सीरीज में, नीचे वाले सीरीज में, बाकी सारे पैरेलल में, मतलब 2 ऊपर के देखिए 3 और ऐसे नीचे है, के 3। ऐसा हो गया, बाहर बाहर जी वाला। सर। जो बीच वाले हैं वो आपको कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर है ऐसे, जो यहाँ तक कनेक्टेड है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो यहाँ तक कनेक्टेड है, फिर एक कैपेसिटर यस सर। यहाँ से कनेक्टेड जो यहाँ से है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ से कनेक्टेड जो यहाँ से है। अब बताइए, आसान है सॉल्व करना? जी सर, आसान तो वैसे सर जो मैंने बताया था वैसे ही होगा ना, मतलब 3 ऊपर वाले पैरेलल, मतलब 3 ऊपर वाले सीरीज में, नीचे ऊपर वाले वाले तीन 3 कहाँ है, सीरीज में। तीन सीरीज में? सर जो देखिए यहाँ वो वाली कनेक्टिंग वायर है एक, जो हमने ऊपर वाले डॉट को ये से कनेक्ट करा है, हाँ जी सर। यहाँ से, हाँ ठीक है, और दूसरी साइड से भी जो ऊपर वाला है उसको नीचे कनेक्ट करा है, हम्म। तो ये 3 हमारे सीरीज में हो गए। देखिए सीरीज में कैसे है, देखिए पहला वाला कैपेसिटर जो ये वाला है, दिस वन, वो ये है, ठीक जी है। सर। जो बाकी जो है, ठीक है, वो ये वाला और ये वाला, वो यहाँ है, यहाँ और यहाँ है, ठीक है, हाँ ऐसे जी सीरीज सर। में दिख रहा है, सीरीज में तो नहीं दिख रहा। नहीं सर, मतलब अगर हम इसको रीअरेंज करें, वायर्स को अगर हम शॉर्ट करके विजुअली देखें, हम्म। तो उस हिसाब से। तभी भी सीरीज में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जंक्शन कनेक्टेड है यहाँ पे, देखिए जी सर। तभी भी सीरीज में नहीं होगा। ये दोनों एक साथ हो सकता था अगर यहाँ पे कोई कनेक्शन इसके साथ नहीं होता तब, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में कैसा पैरेलल, ये दोनों आपस में कैसा पैरेलल, फिर दोनों आपस में सीरीज में, एंड फिर तीनों आपस में पैरेलल में, आया समझ? जी सर। ओके, इसको एक और तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ वीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करूं उसके बेस पे, वो क्या कहता है, सिंपली आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दीजिए, ताकि उस पर्टिकुलर सर्किट को सिमेट्रिकली हाफ हाफ में ब्रेक कर सकते हैं। ड्रॉ कर दिया, क्या एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है? हाँ जी सर। तो आपको सिर्फ एक सेगमेंट कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ से एक कैपेसिटर निकल रहा है यहाँ तक गया, एंड क्या कहता है, सबका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो पोटेंशियल सेम होने के लिए सबको साथ साथ कंबाइन कर दीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ क्या मैंने क्या किया है। ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये जो मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया हूँ, इस जी सर। कैपेसिटर को उसने क्या किया, हाफ हाफ में ब्रेक कर दिया। यस सर। तो इसको आप ले लीजिए c/2, इसको भी ले लीजिए c/2, और बीच वाले दोनों टर्म कैसे कैसे हैं, c एंड c। PNC। अभी चारों कैसा दिख रहा है आपस में? ये तो सर एक साइड के लग रहे हैं। हाँ, तो ये चारों आपस में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। पैरेलल। और जैसा कॉम्बिनेशन इसका होगा वैसा ही कॉम्बिनेशन राइट हैंड साइड का भी होगा। जी सर, तो *2 हो जाएगा। और वो सीरीज की तरह काम करता है ना, तो इंटू टू नहीं होता इसमें, कैपेसिटर में 1/c होता है। हाँ सॉरी, यस सर। हाँ, तो उसकी वजह से सॉल्व कीजिएगा, और ये जो मैंने ये वाला टर्म सॉल्व किया एग्जैक्टली दोनों सेम आंसर आएगा। तो एक ये भी तरीका होता है बाय सिमेट्रिकल रूल, आया समझ? जी सर।
आपको जो आसान लगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। सर वैसे सिमेट्रिकल वाला बहुत आसान है कंपैरिजन का। हाँ क्योंकि सर इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, समझ नहीं आएगा किसको कहाँ से क्या जोड़ना है। हाँ, तो इसीलिए ज्यादा बेहतर तरीका होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दे रखा हो, लाइन ऑफ सिमेट्री सिंपली ड्रॉ कर दीजिए एंड उस लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं सबको कॉमन पॉइंट में कंबाइन कर लीजिए ताकि एक सेगमेंट आपको मिल जाए एंड वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जी सर, यहाँ तक एक लिख मिनट लीजिए सर आप। मैं ड्रॉ कर रहा था। सर ये ना मेरे को मजेदार लगता है, ऐसा वाला जो होता है ना, अच्छा, ये वाले करने में मजे आते हैं। डन सर। ओके, सो हमने डिफाइन कर दिया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। इस तरह से हमने अरेंज करना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना हमने सीख लिया, ठीक। अब इसका नेक्स्ट इम्पैक्ट होता है मेरे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जानने के लिए हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन जानने के लिए हम मॉलिक्यूल के बारे में पहले डिफाइन कर लेते हैं। मॉलिक्यूल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दो डिफरेंट तरह का, ठीक। एक को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, एक को बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सर ये तो याद हमने है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में किया था, पोलर नॉन पोलर। क्या होता है? सर तो बेसिकली पोलर जो होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं नहीं होता, उसमें वैलेंसी होती है, और नॉन पोलर में वैलेंसी नहीं होती, लाइक इट इज अ स्टेबल फॉर्म एंड। और बाकी सर जो मुझे याद आ रहा है पोलर वाले व्हाट डू यू से, ऐसा नहीं आपने, सर और कुछ देखिए मैं बताता हूँ। पोलर आपने सिंपली पढ़ा होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम दोनों का न्यूक्लियस एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करता हो, ठीक। या दूसरा ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता हो, ठीक। उसकी वजह से एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता हो ईच मॉलिक्यूल में, तब उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। जैसे आपने पढ़ा होगा वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, समझ? बिल्कुल नहीं सर। देखिए जैसे हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं ना, H2O, ठीक। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। अगर इसका स्ट्रक्चर दिखिएगा तो इस तरह से बेंड शेप्ड होता है जी सर। क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक, उसकी वजह से। अब देखिए ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरह से डेवलप कर जाता है। अब इस अलाइनमेंट की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट किया एंड यहाँ पे भी एक डाइपोल क्रिएट कर रहा है, बोल सकता हूँ। जी सर। डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दो डाइपोल अगर किसी एंगल पे इंक्लाइंड होता है तो उसका एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक्ट करता है, यस सर। ठीक। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल में एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट है सिंगल मॉलिक्यूल में, ठीक। बट अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर देखूं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो देखिए कार्बन वहां पे सेंट्रल एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अगर यहाँ पे देखिए उसके चार्ज के बेस पे, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे इसने डाइपोल मोमेंट क्रिएट किया, एक डाइपोल मोमेंट इसके बीच में इधर की तरफ, एक डाइपोल मोमेंट इसके बीच में इसके इधर की तरफ। ये दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है, जी तो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 0 बोल सकता हूँ। यस सर। तो हम डिफाइन करते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती हो उसको पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट ना करती हो उसको नॉन पोलर बोलते हैं। आया समझ? जी सर। ओके, अब इन दोनों मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूं तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओवल दिखाई देता है इस तरह, नेगेटिव पॉजिटिव, ताकि दोनों के चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन हो ताकि नेट डाइपोल मोमेंट मैं दिखा सकूं।
और इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो स्फेरिकल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं ताकि कोई डाइपोल मोमेंट शो नहीं हो रहा। यहाँ तक कोई डाउट? नो तो अब क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल का पूरा होल पार्ट अगर मैं देखूं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना दूं एंड इस पूरे मॉलिक्यूल को देखूं बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल के बेस पे, तो वो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं इस तरह ताकि नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर द होल वॉल्यूम कितना हो जाए, 0 हो जाए। समझ? जी कब? when there is no any external electric field। ठीक, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे भी 0, और ये तो ऑलरेडी सिंगल मॉलिक्यूल में 0 था, तो वो किसी भी तरह से अरेंज होगा तो वो 0 ही शो करेगा। आया समझ? तो हम डिफाइन करते हैं आइदर पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर होल वॉल्यूम, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब मैं जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो ये जो चार्जेस हैं या जो डाइपोल है उस एक्सटर्नल फील्ड की तरह क्या करता है, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है। हमने पढ़ा था ना कि डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने के लिए या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए रोटेट करता है। समझ? यस सर। तो सेम यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज होता है एंड उसी ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से उसमें नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करना शुरू होता है। उसी पूरे फिनोमेना को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। आया समझ? तो सर इससे बस चार्जेस अलाइन हो जाते हैं? हाँ, तो उसी अलाइनमेंट ऑफ चार्ज को देखना है कि किसी मॉलिक्यूल में अलाइनमेंट ऑफ चार्ज या अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल कैसे हो रही है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको वो अलाइनमेंट डिफाइन कर रहा हूँ। सर इसमें E इज इक्वल टू 0, उसमें P नेट इज इक्वल टू 0, मतलब समझ नहीं आया मुझे। नहीं, ये पूरे वॉल्यूम में फॉर दिस रीजन एंड फॉर दिस रीजन दोनों के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 रखा है होल ओके वॉल्यूम सर। में, तब उसमें नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? 0। बट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में पोलर के पास नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक, बट नॉन पोलर के पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। और सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो किसी में नहीं एग्जिस्ट करता P नॉट, किसी में 0 एग्जिस्ट होता नहीं है। करता क्योंकि पोलर भी रैंडमली ओरिएंटेड हो जाता है ताकि ओवरऑल होल वॉल्यूम में नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाए? 0 हो जाए। और नॉन पोलर के पास तो पहले ही 0 था, इसलिए उसमें भी 0 होता है। जी सर। यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ ये सारी चीजें। एक मिनट सर जो सर वैसे मैंने एक चीज नोट करी है, 10th तक जो हमें पढ़ाते थे ना, जैसे हम कुछ लेते थे, कोचिंग लेते थे कुछ ऐसे, तो वो काफी मैच करता था स्कूल से, बट अब ना काफी डिफरेंस है, स्कूल वाला बिल्कुल मैच नहीं करता जो हम यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब वो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो वो नहीं बताते मे बी। लाइक मैंने देखे हर एक टीचर का अलग अलग चीजें कवर करते हैं, अलग अलग टीचर्स। नहीं, सिलेबस जितना होता है उतना कवर करना होता है उनको। वैसे मैं तो वैसे बता रहा हूँ जितना मैंने नोट करा है, हर एक टीचर का सर अलग स्टाइल होता है, तो वो कुछ कुछ चीजें बीच बीच में से गायब हो जाती हैं या कुछ ऐड हो जाती हैं, हाँ, पता वो ही नहीं लगता होता सर। है। नहीं, जैसे ओवरऑल जो सिलेबस है आपका उतना तो पढ़ाएंगे ना हर टीचर, कोई पहले पढ़ाता है कोई बाद में पढ़ाता है, बट ओवरऑल हर टॉपिक वो हाँ जरूर फिर ये ये हो सकता है कवर। कि कोई पहले पढ़ाता है बाद में पढ़ाता है, तो मुझे हाँ, अभी लग रहा हो कि हाँ कुछ चीजें मिसिंग थी इसमें इसमें ये तो। स्कूल के टीचर के साथ थोड़ी बाउंडेशन होती है बहुत सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि उनको स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होता है, इसलिए बहुत सारी चीजें स्किप कर देते हैं। जी सर। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? हाँ जी सर। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली पहले डिफाइन करते हैं पोलर मॉलिक्यूल, तो आप सिंपली बोलिएगा, ठीक, मॉलिक्यूल इन विच नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट, तो उसको पोलर
और जिसमें एग्जिस्ट नहीं करता उसको नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल इन विच नो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट, तो इसको हम नॉन पोलर बोलते हैं। अब मैंने कहा था कि इन दोनों मॉलिक्यूल को अगर एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते तो उसमें नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक, फॉर जी सर। होल वॉल्यूम व्हेन external electric field is 0, then net dipole moment in polar and non-polar is 0. For whole volume, when E naught is equal to 0, the net dipole moment in polar and non-polar is 0. अब मुझे क्या करना है, उसमें अब नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट क्रिएट करना है, तो मुझे कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने की जरूरत पड़ती है। कैसे देंगे हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलर के पास चूंकि इंडिविजुअली मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट था, तो वो अपने आप को देमसेल्फ अलाइन कर लेते हैं उस फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इस तरह। ठीक, जैसे अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट दिया एंड यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट दिया, ताकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक ई नॉट। तो ये जो मॉलिक्यूल है उनके जो डाइपोल मोमेंट होंगे, ये नेगेटिव इधर आ जाता है, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, इस तरह से अपने आप को क्या कर लेता है, अलाइन कर लेता है। तो मैं बोल सकता हूँ इस पूरे मॉलिक्यूल में एक नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना? जी सर। ठीक, कि ये जो अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू एग्जिस्ट नेट डाइपोल मोमेंट, इस फेनोमेना को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो आपने कहा कि ये पोलर मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन किया, क्या नॉन पोलर में ऐसी चीजें हो सकती है, नहीं हो सकती, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पीछे आपको डिस्क्राइब किया था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी मैं बोलूं कि दोनों की बॉन्ड लेंथ आपस में दोनों तरफ इक्वल होगी, इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड नेट डाइपोल मोमेंट राइट हैंड साइड इक्वल होगी। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या कर दीजिए, उसको एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में रख दीजिए, मतलब यहाँ तो सर फिर तो टर्मिनल, नेगेटिव वाला ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा जो लेफ्ट साइड पे, क्योंकि मोमेंट के हिसाब से तो क्लोजर इट इज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ देखिए एक मिनट चीज और, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक विच इज ई नॉट। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे इधर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स, और ये नेगेटिव चार्ज इस पे अट्रैक्टिव फोर्स। हो सकते हैं? हाँ जी सर। इस पूरे रीजन में देखिए कि दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेगा वो बॉन्ड लेंथ को स्लाइटली इंक्रीज करा सकता है। यस सर। एंड इन दोनों टर्म के बीच में देखिए दोनों एक दूसरे को अपार्ट टुवर्ड्स ईच अदर ले जा रहे हैं, तो क्या तो करेगा कम हो बॉन्ड लेंथ। जाएगी सर। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है ना, सेपरेशन ऑफ चार्जेस का डिस्टेंस इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इज डाइपोल मोमेंट। जी सर, तो डाइपोल मोमेंट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो इस वाले के लिए अगर मैं डाइपोल मोमेंट P1 बोलता और इस वाले के लिए डाइपोल मोमेंट P2 बोलता, तो यहाँ पे तो P1 P1 इज ग्रेटर देन P2। तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करना शुरू हो गया। यस सर। ठीक, तो ये भी मॉलिक्यूल पहले स्फेरिकल शेप की तरह बिहेव कर रहा था, अब वो ट्रांसफॉर्म होकर कैसा हो जाएगा, ओवल की तरह बिहेव कर जाएगा। डाइपोल की तरह हो जाएगा। हाँ, और इसका नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरह बिहेव करेगा। नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूँ कि आइदर पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों ही मॉलिक्यूल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। है समझ? जी सर। और इस पूरे फिनोमेना को हम कौन सा फिनोमेना बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। हाँ जी सर। इसको ड्रॉ कर लीजिए।
डन सर। ओके, अब इस टर्म के बेस पे, ठीक, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ एंड उसके बेस पे एक वर्ड डिफाइन करता हूँ। सपोज कर लीजिए ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक, या पैरेलल प्लेट सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए, ठीक। उसके इन बिटवीन मैंने कोई मॉलिक्यूल रखा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक। जी सर। यहाँ पे एंड इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या इम्पैक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर पोलर या नॉन पोलर का हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की इस रीजन में, उसको बोल सकता हूँ ई नॉट वैक्यूम में। तो इसकी वैल्यू होती है मेरे पास सिग्मा बाय एपिसाइलन नॉट, ठीक है। जी सर। इसी पर्टिकुलर मीडियम के आने की वजह से ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया इस डायरेक्शन में विच इज नॉट। तो क्या होता है, पोलराइजेशन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अलाइन हो जाते हैं, ठीक, एंड पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में अलाइन हो जाते हैं ताकि एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट करना शुरू होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है इस डायरेक्शन में विच इज ई इंड्यूस्ड, बोल सकते हैं। जी सर। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट डिफाइन करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक, ई नेट, ठीक, इस पर्टिकुलर मीडियम की वजह से वो पहले से कम हो जाएगा, तो सिग्मा बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट बोल सकता हूँ, यस सर। ठीक, जिसकी वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी। अब इस होने में एक्चुअली में जो मॉलिक्यूल था वो कुछ ऐसे अपने आप को अलाइन कर रहा था, ये मेरे पास कुछ इस तरह से, या तो पोलर मॉलिक्यूल या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस तरह से अलाइन कर रहा था, ठीक, ताकि नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स लेफ्ट, पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जी सर। तब इसके बेस पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन सिंपली डिफाइन करता है net electric dipole moment exists in the molecule per unit volume is called polarization। यहाँ पे डिफाइन करते हैं net dipole moment per unit volume। अब देखिए नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, डाइपोल मोमेंट इस चार्ज के इंड्यूस्ड करने की वजह से हुआ, बाहर ये जो प्लेट के ऊपर चार्ज था उसकी वजह से नहीं, जितना उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी वजह से। तो चार्ज इंड्यूस्ड एंड दोनों के बीच में सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना b, कितना हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इंड्यूस्ड टाइम सेपरेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम व्हिच इज इक्वल्स टू एरिया इनटू डिस्टेंस, बोल सकते हैं। सर इसको कहते क्या है? पोलराइजेशन। हाँ नेट डाइपोल मोमेंट ओवर वॉल्यूम। हाँ, अब d एंड d कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज अपॉन एरिया, तो इसको बोल सकता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोल सकते हैं। हाँ जी सर। ओके, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एक टर्म कि अगर ये प्लेट जैसे ये बिहेव कर रहा था तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ उसकी वजह से भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करती होगी, ई आई व्हिच इज इक्वल्स टू सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, बोल जी सकते सर। हैं। तब हम इसके बेस पे तीन टर्म डिफाइन करते हैं, एक टर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया ई नॉट, ठीक, एक टर्म यहाँ पे डिफाइन किया पोलराइजेशन, ठीक, और एक अनदर टर्म डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक, इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने एक्सटर्नल से अप्लाई किया था, ठीक, उसको बोलते हैं ई नॉट, एंड यहाँ पे कंसेप्ट हुआ किसका, पोलराइजेशन का, ठीक। अब देखिए तीनों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि तीनों आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? एक मिनट सर मैं लिख लेता हूँ ये सब। ओके, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। चलिए कितना पढ़ा है हमारा? हाँ कितना पढ़ा है ये चैप्टर?
बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक स्लैब है, फिर चैप्टर खत्म। तो मतलब सर और 20 मिनट में हो जाएगा। हाँ, क्लास है आपकी 9 बजे? हाँ जी सर, वो इकोनॉमिक्स है। ओके ओके। वैसे तो सर 45 पे है, बट 5-10 मिनट लेट ज्वाइन कर दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। 9:45 रखती है मैम। सर ये जो हमने लास्ट में डायग्राम बनाया तीसरा वाला, हम्म। ये जो हमने इसके बीच में रखा था, ये हमने क्या रखा था? ये स्लैब थी। देखिए मैंने ये जो मॉलिक्यूल दिखाया ना, ठीक है, जी तो सर। स्लैब के अंदर बेसिकली कोई मॉलिक्यूल होगा, इधर पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया वहां पे। ओके सर, तो ये स्लैब होती है बेसिकली, हाँ, कंडक्टिंग स्लैब। नहीं वो कोई भी डायरेक्ट्रिक स्लैब हो सकती है, कोई भी स्लैब स्लैब बेसिकली। जिसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल हो और हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। हाँ तो सर जरूरी है कि ये जो स्लैब है ये दिखाएगी मोमेंट, डायपोल मोमेंट? हाँ, हमेशा या ही। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे इसे तब ये डायपोल मोमेंट हाँ, दिखाएगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तब। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो था ना पीछे। हाँ सर, मतलब अब जब तक ये पोलर नहीं है तब तक तो नहीं दिखाएगी। हम्म एंड सर उसके बाद जो लास्ट इमेज है वो स्लैब की है। हम्म। ओके सर, एक मिनट सर। तो सर लास्ट इमेज में हम बताना क्या चाहते हैं, ये बेसिकली शो करके मॉलिक्यूल चाहते हैं? कैसे अपने आप को नेट डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बेस पे हम पोलराइजेशन का कंसेप्ट डिफाइन कर रहे हैं। तो सर अगर इसका पॉजिटिव है उसका नेगेटिव है, तो ये सारे मॉलिक्यूल अपने से अंदर ये अट्रैक्ट हो रहे हैं? मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक नेट नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाता है, एक नेट नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स राइट आ जाता है, जी सर। ताकि उसकी वजह से एक नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उस पूरे एंड पॉइंट के बीच में। क्योंकि वो अरेंज इस तरीके से हो जाएंगे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हाँ समझ गया सर। तो ई नॉट था हमारा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, जो सोर्स है। एंड ई नेट हमारा हो गया। दोनों का डिफरेंस ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, यहाँ पे देखिए ई नेट का डायरेक्शन इधर की तरफ है और ई इंड्यूस का डायरेक्शन इसके, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ई तो नेट ई के नेट इक्वल है। हमारा सिग्मा बाय के साइलेंट नॉट हो गया, तो के इक्वल हुआ, मतलब जो ई ऑफ इंड्यूस्ड है। नहीं, ये जो वैल्यू होगी ना वो वैल्यू हो जाएगी ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। अब फिर उनकी वैल्यूज पुट करेंगे ताकि इस के टर्म में रिलेशन आ जाए। ओके सर, समझ गया। तो ये हो गया। तो सर हमने यहाँ पे 3 नीचे लिखे हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो हमने लास्ट में जाके डिफाइन भी कर दिया। हाँ, अब देखिए जो मैंने आपको यहाँ डिफाइन किया है, ठीक है, इसी के बेस पे देखिए मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर में आपका रिजल्ट है ई नेट, ठीक है, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड एक्चुअली में किस बात को डिफाइन कर रहा है? पोलराइजेशन को। ठीक, ई नॉट सोर्स, ठीक, तो जो ई नेट है वो डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की यूनिट एंड यहाँ पोलराइजेशन की यूनिट दोनों इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी होती है। देखिए यहाँ पे सिग्मा है। जी सर। तो इसीलिए सोर्स को भी हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि तीनों के बीच में एक रिलेशन लिख पाए। तो यहाँ पे जैसे रिलेशन है ई नेट, तो अगर मैं इसको चार्ज के टर्म में लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ डी इज इक्वल टू, इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखूं तो इसमें एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये चार्ज डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट हो जाए, एंड पोलराइजेशन विद नेगेटिव साइन विच इक्वल्स टू बी। लिख सकते हैं। जी सर। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसी टर्म को अगर मैं ई नेट के टर्म में लिखूं तो चूंकि वो मीडियम डिपेंडेंट है, तो मीडियम की वजह से वहां पे आ जाता है एप्सिलॉन आर टाइम्स ई नॉट। इस टर्म को लिख सकता हूँ ई नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स
ये जो पोलराइजेशन है इंड्यूस्ड की वजह से, ठीक, वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए कैसे प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो कहते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा मेरे पास, पोलराइजेशन उतना क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता ज्यादा है। होगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि उतना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा। हाँ, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं, तो ये मेरे पास आता है एपिसाइलन नॉट, और यहाँ पे एक टर्म आता है जाई ई टाइम्स ई नॉट। ठीक, इसको जाई पढ़ सकते हैं, काई पढ़ सकते हैं। इस टर्म को डिफाइन करते हैं एक नाम विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक, ये बता, सब्सेप्टिबिलिटी। हाँ, ये क्या बताता है, ये डिफाइन करता है एक्सटेंट ऑफ पोलराइजिंग मॉलिक्यूल। मतलब जितना इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलराइज हो सकता है, उसको डिफाइन करता है। ठीक, तो इट एक डिफाइंस मिनट सर, मैं नोट कर लूं। द ease of polarizing a molecule, एंड ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। यहां तक नोट डाउन करिए। एक मिनट सर। ओके, सर ई ऑफ आर क्या है हमारा? आर इज एपिसाइलन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि वो मीडियम चेंज कर गया, तो मीडियम अब वैक्यूम में नहीं रहा, वो कोई अनदर टर्म हो गया। यहाँ पे ई आर नहीं होना चाहिए, ई एम होना चाहिए, मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हमने फर्स्ट चैप्टर में एक टर्म पढ़ा था ना, एपिसाइलन आर इज इक्वल्स टू epsilon of medium by epsilon of vacuum. So epsilon of medium is equals to epsilon r times epsilon naught. As me, एक मिनट सर। सर ई आर क्या था इसमें? एप्सिलॉन नॉट आर relative मतलब? relative permittivity. इज इक्वल टू ई ऑफ मीडियम ओवर E of एप्सिलॉन vacuum, नॉट इनिशियल एप्सिलॉन नॉट। vacuum के लिए। यहाँ तक किया आपने? एक मिनट सर। Okay. सर उसके बाद तो हमने कुछ लिखा नहीं, ई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट माइनस के बाद। कहाँ पे? सर जहाँ पे आपका कर्सर है वहीं पे। अच्छा ये, हाँ अभी पुट करना है। पोलराइजेशन की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई है, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं epsilon नॉट xi टाइम्स ई नॉट। देखिए कौन कौन सा टर्म कट जाएगा, एपिसाइलन नॉट ई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इस em की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ एपिसाइलन r टाइम्स एपिसाइलन नॉट ई नॉट इज इक्वल्स टू एपिसाइलन नॉट ई नॉट माइनस एपिसाइलन नॉट xi e टाइम्स ई नॉट। इसमें देखिए कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट सर।
सर वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के नीचे क्या लिखा हुआ है सर? डिफाइंस द ईज ऑफ पोलराइजिंग अ मॉलिक्यूल, मतलब कितनी आसानी से कोई मॉलिक्यूल पोलराइज हो सकता है। तो जितना जाई की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक, उतना ज्यादा पोलराइज इजीली हो सकता है या ज्यादा पोलराइज हो सकता है। मेटल के लिए जाई की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब मेटल हैव इनफाइनाइट पोलराइजिंग एबिलिटी। मतलब सर उसको जितना मर्जी उसके चार्जेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर की स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड सर उसका यूनिट क्या लिखा हुआ हमने? यूनिटलेस, अच्छा यूनिट, सिंपली नंबर को डिफाइन करता है। कांस्टेंट ही हो गया सर ये तो फिर। हाँ, मतलब हर सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट अलग अलग। डन सर। ओके, अब देखिए इसमें सब जो टर्म है, ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी लेफ्ट विद एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे साइन उल्टा लिख दिया, एंड देन उसके हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। वन प्लस जाई ऐसे। ये मेरे पास एक रिलेशन होता है, बस इसको याद रखिएगा और कुछ भी नहीं। ये एनसीईआरटी में है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इससे कोई कैलकुलेशन पर्पस आपको नहीं दे रखा होगा। जी सर। डन। एक मिनट सर, हो गया। एक मिनट से करो। डन सर। अब इसी कंसेप्ट के बेस पे हम डिफाइन करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस पे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। एक प्लेट ये ले लीजिए, ठीक, एक प्लेट ये ले लीजिए, एंड इसके इन बिटवीन मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, जिसकी विड्थ उसके टोटल विड्थ से पहले थोड़ी सी कम है, ठीक। तो उसकी विड्थ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है, टी, एंड एक्चुअल विड्थ ऑफ कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक डी मान लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लीजिए। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इसमें दो डिफरेंट मीडियम है। एक मीडियम ये है जो वैक्यूम वाला पार्ट है, और एक मीडियम ये है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पार्ट है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डिफरेंट मीडियम की वजह से उसकी जो वैल्यू होगी वो दो डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी। आया समझ? जी सर। ओके, तो दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो दोनों अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, दोनों का सम कर सकते हैं टोटल पोटेंशियल के लिए। अब देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको सॉल्व करता हूँ। कंसीडर अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब having width T, area A is placed coaxially, ठीक। तब यहाँ पे चूंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं तो दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम है, ठीक। एक वैक्यूम की वजह से और एक मीडियम की वजह से। वैक्यूम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं या के बोल सकते हैं ऑफ एप्सिलॉन। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। पोटेंशियल का रिलेशन होता है कि जैसे dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर करते थे, ठीक, ये रिलेशन। तो पोटेंशियल कहता है जिस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी मीडियम के विड्थ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे दो डिफरेंट मीडियम है तो उसके लिए डिफाइन करूँ तो कहता है v इज इक्वल्स टू
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम का पार्ट है तो वैक्यूम के विड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम का पार्ट है तो मीडियम के विड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर बेसिकली हमें वैक्यूम में निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मीडियम में निकालनी है दोनों इलेक्ट्रिक का फील्ड, और सम। दोनों को प्लस कर देना। ताकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा तो बाय इलेक्ट्रिक नॉट फील्ड को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? विड्थ सेपरेशन। विड्थ से। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम विड्थ से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। हाँ, ये रिलेशन होता था ना हमारे पास। सो ये है क्या वो जो हमने डीवी है वो? डीवी इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर या डेल अच्छा हाँ 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 जी सर। प्लस सिग्मा बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टी। सर वैसे आप दोनों डी नॉर्मल अलग लिखते हो, ये वाला डी अलग लिखते हो? ये एक्चुअली में वो होता है, डेल ऑपरेटर होता है, ये डेल फंक्शन होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। हाँ सर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, फिर मैं डी क्यों लिख इसीलिए रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेली लिखता हूँ। ऐसे नहीं लिख सकते आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। हाँ सर ऐसे लिखा है। अब दोनों में कॉमन टर्म क्या है मेरे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए, फिर टर्म क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक, सिग्मा को चार्ज के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, क्यू ओवर ए टाइम्स डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब मेरे पास कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू बाई वी। ठीक, तो क्यू बाई वी कॉमन कर लीजिए। ठीक, बाकी सारे टर्म्स को रीअरेंज कर दीजिए तो आपके पास रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक, तो ये मेरे पास होता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बेस पे कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे k की वैल्यू अलग अलग पुट कर सकते हैं, p की वैल्यू अलग अलग पुट कर सकते हैं, ताकि उसके अलग अलग केसेस डिफाइन हो सकते हैं। आया समझ? जी सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर ये जितना पार्ट है ना जो भी हम हम्म, कर रहे हैं, हम्म, ये हमारे सर ने इतनी जल्दी कराया ना एक क्लास में, मतलब 1 घंटे में सब करा दिया जो आप अभी करा रहे हो। अच्छा अच्छा, कुछ समझ नहीं आया सर जो क्लास में आज हुआ था, तो अभी सिलेबस समझ आ खत्म रहा है। कराना था ना। हाँ जी सर। अभी समझ आ रहा है आपको? हाँ जी सर, अब तो धीरे धीरे समझ के कर रहे हैं ना, तो आ रहा है वो, तो सर ने फटाफट लिखा फटाफट रब करा। अच्छा सर के पास टाइम क्रंच हो गया था मे बी। अच्छा हाँ सर। अभी तो कह रहे थे कि 3 चैप्टर देंगे, 2 चैप्टर तो खत्म नहीं हो रहे थे इनसे। अच्छा, डन सर। ओके। अब देखिए इसके बाद बस t की वैल्यू एंड d की वैल्यू चेंज करने के बेस पे कैपेसिटेंस चेंज करता है। आपको जो एक क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको वो बताता हूँ कि इसके आगे आप सिंपली वैल्यूज पुट करके आपने वो पढ़ लिया था वहाँ पे स्कूल में, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता उसके अलावा। मैं आपको इसका इफेक्ट पढ़ाता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर इसके इम्पैक्ट के बेस पे पूछे तो वो सवाल पूछा जाता है, तो वो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कैपेसिटर इस तरह है, ठीक, ऐसे, एंड इसके अंदर कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया गया, सपोज कर लीजिए यहाँ से, ठीक, ये एक अलग मीडियम इंसर्टेड है, ठीक, एंड मतलब साइड हाफ में में डिवाइड कर दिया सर? कोई जरूरी नहीं कि हाफ में, किसी भी सेपरेशन में अगर डिवाइड कर दिया जाए, ठीक, इस जी तरह, सर। ताकि इसकी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक T1 है,
और इसकी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक T2 है, तो क्वेश्चन पूछता है कि कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा। तो आप बोलिएगा कि इस पर्टिकुलर टर्म में विड्थ में डिवीजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे विड्थ डिवाइड कर रही है। अगर विड्थ में डिवीजन हो तो कॉम्बिनेशन सीरीज की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये मेरे पास लाइन यहाँ से चार्ज फ्लो करना शुरू हुआ, ये मेरे पास प्लेट जिसने सेपरेशन किया, उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए कुछ इस तरह, ऐसे। ये मेरे पास फर्स्ट मीडियम था, ये मेरे पास सेकंड मीडियम था, मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया, तो एक वायर की तरह ट्रीट कर लीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? सर दो कैपेसिटर्स हो गए अलग अलग, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन सीरीज में कैसा दिख रहा कनेक्टेड है? है। बोल सकता हूँ कि अगर विड्थ में डिवीजन आ जाए तो तो फिर कॉम्बिनेशन अलग कैसा अलग कहलाए? निकाल के उसको प्लस कर देंगे। हाँ, सीरीज की तरह कॉम्बिनेशन जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह डिफाइन कर पाएंगे। जी सर, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था वैसे ही तो इसमें होगा। हाँ, अब देखिए, फर्क क्या है, एक बार ही होगा डिफरेंशिएट, फिर दूसरी बार होगा तो उनको प्लस कर देंगे बस। चार्ज तो सर पॉजिटिव ही पास होगा ना K1 से हाँ K2 दोनों पे। के लिए, दोनों के, हाँ दोनों के लिए सेम हाँ सेम सर, होगा। पॉजिटिव चार्ज पास हुआ, वहां पे नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव पास हुआ, फिर वहां से पॉजिटिव निकल गया। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन किसकी तरह एक्ट करेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह, सीरीज कॉम्बिनेशन सर। ठीक है। तो जो मैंने पीछे जो डिराइव किया था उस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। आप ये कहते हैं कि उस स्लैब को आप एक तरफ ले जाते, जैसे बीच में डायरेक्टिव स्लैब था उसको एक तरफ ले जाते, एंड बाकी जो वैक्यूम वाला पार्ट था उसको एक तरफ रखते, कुछ ऐसे, ऐसे बना सकते थे। स्लैब को मैंने एक तरफ कर लिया एंड वैक्यूम वाले पार्ट को एक तरफ कर लिया, तो वैक्यूम वाले पार्ट की जो विड्थ होती वो कितनी होती? D माइनस टी, D और माइनस जो टी। स्लैब वाला पार्ट होता है उसकी विड्थ कितनी होती? T। टी। इसका K एंड इसके लिए, तो यहाँ पे दो डिफरेंट कैपेसिटेंस की तरह वर्क करता है, एक C1 एंड एक C2। NX2। तो C1 का फॉर्मूला होता E एप्सिलॉन नॉट नॉट A बाई एप्सिलॉन नॉट A बाय D D माइनस टी। माइनस टी, और C2 आंसर के लिए होता C2 का हो जाता K टाइम्स एप्सिलॉन एप्सिलॉन, नॉट K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। यस सर। एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में कैसे होते हैं? सही है, सीरीज। कॉम्बिनेशन सीरीज में होते तो प्लस हो जाते, वन तो एप्सिलॉन वन नॉट अपॉन A C1, बाहर आ वन जाता। अपॉन C2, उल्टा करते हैं ना, सी इक्विवेलेंट सीरीज अच्छा हाँ, कॉम्बिनेशन। सो सॉरी सर। जी सर। तो ऐसे सॉल्व तो करते सर हैं। एप्सिलॉन नॉट A बाहर ही, वैसे भी एप्सिलॉन नॉट A बाहर ही आना था सर। नहीं नहीं, तो यहाँ पे आता है D माइनस टी ओवर ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट A एंड प्लस T बाय K एप्सिलॉन नॉट A। तो इसमें सर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट A बाहर ले लेते हैं, तो सर अंदर बच गया D माइनस टी बाय 1 प्लस T बाय K। जी सर। एंड इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है जो हमने पीछे एप्सिलॉन सॉल्व नॉट किया A था। अपॉन D माइनस टी प्लस T ओवर K। जी सर, आ गया। एग्जैक्टली सेम सेम। हाँ जी सर। तो आप ऐसे भी इस चीज को सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो ये तो बहुत आसान है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जी सर। सर कल ना इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छा, MCQ टाइप सर। कोई अगर ओके आपके ओके, पास हो तो मेरे को ढूंढ देना, ठीक है। जो कि सर आपको लगता है स्कूल में आ सकते हैं, क्योंकि मेरे इसका ना NCERT से पेपर देते हैं पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। He doesn't refer to any other book. He is a total, what do you say, devoted to NCERT. वो तो ये भी कहते हैं कि K नहीं लिखना तुमने CBSE में। 1/4 7। 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख के आना, नहीं तो मार्क्स नहीं दूंगा मैं। अच्छा, क्योंकि सर NCERT में कहीं K नहीं दिया हुआ ना। हाँ उसको उस फॉर्म में लिखा गया इसलिए। हाँ सर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट में लिखा हुआ है, एक जगह पे K दिया हुआ है और वो किसी चीज के अंदर है, लाइक कोई एक्सप्लेनेशन के अंदर है या कुछ है, तो सर कहते इतना क्लियरली तुम्हें मेंशन नहीं किया हुआ कि K लिखना है तो तुम मत ही लिखो। कहते अच्छा मैं तो नंबर नहीं दूंगा। अच्छा, तो सर मतलब बेफालतू में नंबर कटवाने क्यों है। आंसर और भी उन्होंने हमें एग्जांपल्स जो थे ना सर वो बोले थे ढंग से करने के लिए, हाँ एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लीजिएगा इस चैप्टर के, ठीक है। NCERT की एग्जांपल्स जो
जी सर, हो गया सर। अब देखिए सेम अगर उसके एरिया में डिवीजन हो जाए तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास प्लेट है, अगर मैंने यहाँ पे एक रीजन डिफाइन किया यहाँ से, ठीक, सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हाँ, तो ये एरिया में डिवीजन, ये मेरे जी पास सर, सेकंड मीडियम, तो इसके लिए एरिया यहाँ से यहाँ तक इज A1 एंड इसमें इसके भी लिए सर एरिया अलग अलग ही लेंगे, वायर जैसे ऊपर नीचे जाती हुई दिखा देंगे। सेपरेशन D। तब मैं जी यहाँ सर। पे क्या बोल सकता हूँ कि ऊपर जो छोटा सा पोर्शन है ये अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, सर इसमें ये A1 A2 है, D तो कांस्टेंट हो गया हमारा, तो A1 हम्म, A2 तो हमारा वैसे भी ऊपर ही आता है, नीचे तो आता नहीं है। तो हाँ ऊपर A1 A2 है, तो नीचे हमारा D रहेगा, कोई D माइनस टी वगैरह नहीं रहेगा। तो एक्सप्रेशन तो सर सेम ही होगा, C1 C2 का इक्वल तो हम नहीं C1 is करेंगे। K epsilon naught A1 upon D and D C2 is equals हो जाएगा K2 K2 epsilon। एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D। तो सर D हाँ जी, बाहर आ गया इसमें और एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो और ये जब हम डायरेक्टली इसे ऐड हो प्लस जाएगा करेंगे तो K1 A1 प्लस K2 A2 बाहर बस। एप्सिलॉन नॉट बाई D। हाँ, ये तो सीधा ही हो जाएगा सर प्लस, क्योंकि पैरेलल में। ओके। एक मिनट सर मैं कर लूँ। लिख लिया। जी सर, हो गया। मैं आपको एक अनदर एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है? ये बस याद रखिएगा कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसके लिए आपके पास चार्ज Q0 है, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इसके लिए फील्ड E0 है, वोल्टेज V0 है, पोटेंशियल एनर्जी ये U0 है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स F0 है, एंड कैपेसिटेंस इसके लिए C0 है। जैसे मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले गया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सपोज कर लीजिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तब उसकी वजह से इन सारे पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ता है हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही बैटरी से सर कनेक्ट अगर होगा, हम इसे उसके अंदर लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के, नहीं मैंने कोई डायलेक्ट्रिक्स मीडियम इंसर्ट कर दिया अभी, ठीक है? तो इसमें एंड पहले उसको मीडियम नहीं था। मीडियम वैक्यूम था पहले, तो इसलिए नॉट जी नॉट सर। नॉट है सारी चीजें। हाँ जी सर। अब मैंने कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, तो उसकी वजह से इन सारे टर्म पे क्या फर्क पड़ेगा हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बैटरी से कनेक्टेड होता है, तो बैटरी से कनेक्टेड टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज ये सेम रहता है, ठीक? बाकी सारी चीजें k टाइम्स बढ़ जाती हैं, चार्ज, फोर्स, ठीक, एनर्जी, ऑब्वियसली सर, क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंडेंट होती है, ऊपर वाली मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होती। कैपेसिटेंस, ठीक, ये सारी चीजें क्या होती हैं k टाइम्स इंक्रीज कर वेरिएबल हो जाते हैं। जाएंगी, के से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। जी हाँ, सर। अगर बैटरी से डिस्कनेक्टेड होंगी तब उस कंडीशन में मेरे पास सिर्फ चार्ज कांस्टेंट होगा, ठीक, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो जितना उस पर्टिकुलर सरफेस पे दीजिएगा उतना ही चार्ज रहेगा, एंड हर टर्म k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, E बाई के हो जाएगा, V बाई के हो जाएगा, फोर्स F बाई के हो जाता है, एनर्जी U बाई के हो जाता है, बट सर कब कैपेसिटेंस कब 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 हमेशा है। सर, ये कब होता सर? जब बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ से जी बैटरी सर। से डिस्कनेक्टेड है, उस कंडीशन यस में। सर।
ओके सर, मतलब ई नॉट बाय के तभी होते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी उसके हिसाब से, जितनी मीडियम के अंदर होगी सिर्फ उतनी होगी। ओके देन इतना पढ़ के रखिएगा, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं। अगर आपको कोई एक मिनट डाउट से हो मैं तब। नोट कर लूं। हम्म, सर कितना बच रहा है ये? ये ऑलमोस्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म हो गया, ठीक है। सिर्फ जो जेई का पार्ट है वो आपको मैंने कराया है, ठीक है, उसमें बस मतलब क्वेश्चन सर होते हैं अलग अलग अलग। सीबीएसई के हिसाब से खत्म हो गया ना? हाँ हाँ बढ़िया से पेपर तो निकल जाएगा इससे। कल हम सर ओके क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक मंडे है, के बाद हम जेई का कवर कर लेते हैं। ठीक ओके। आंसर पेपर भी दे दूंगा मैं, हम्म, तो पेपर्स भी आपके पास आ जाएंगे सर। ठीक है बाकी सर कल डाउट क्लास भी रख देंगे उसके लिए। ठीक है, जी अगर सर। कोई डाउट हो तो ठीक है। एक मिनट से मैं नोट कर रहा था। सर आपकी क्लास तो नहीं है? अभी यहाँ पे शायद कोई और क्लासेस है। एक मिनट सर बस। सर ऊपर वाला हिम हमारा इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज है ना? व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। सर चार्ज कैसे कांस्टेंट रहता है जब हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं? जितना प्लेट के ऊपर चार्ज दिया होता है वो उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, इसलिए। बट जब सर वो बैटरी कनेक्ट कर, हाँ यू नॉट है ना सर, वो यू नॉट हाँ बाय के है ना? हाँ, क्योंकि ऊपर पोटेंशियल भी। एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ क्यू इनटू वी। तो वोल्टेज चूंकि के टाइम्स डिक्रीज कर गया, चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। आंसर हमारा कैपेसिटेंस जो था विदाउट बैटरी वो भी के नॉट हो जाता है के। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी, ठीक है। तो ऊपर वाले तो क्यू कंडीशन में हमारा ये, कांस्टेंट रहता है, बी हमारा अपॉन के हो जाता है, तो इसलिए के तो वो ऊपर चला ऊपर जाता चला जाएगा, के तो के सी हो गया। ठीक है सर, डन सर। है। ओके देन, इतना पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट हो तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक गुड नाइट। यू।